तुम्हारी माँ मेरी पक्की सहेली थी, हम दोनों हमेशा साथ रही हैं। वो तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम इस कोठे पर रक्स करो, दूसरे मर्दों के बिस्तर की जीनत बनो। तुम्हारी माँ एक बहुत नेक औरत थी, उसे तुम्हारा बाप यहाँ बेच कर गया था। दरअसल तुम्हारी माँ का ताल्लुक एक बहुत गरीब खानदान से था, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और यही देखकर तुम्हारे बाप ने उससे शादी की थी। लेकिन दूसरी शादी वो एक रईस ज़ादे से की थी, जिसने अपने घर वालों से छुपाकर तुम्हारी माँ को बीवी बना लिया था। और फिर जब तुम्हारे बाप के घर वालों को पता चला कि तुम्हारे बाप ने एक गरीब लड़की से दूसरी शादी की हुई है, तो उन्होंने तुम्हारे बाप को मजबूर किया कि वो तुम्हारी माँ को छोड़ दे। तुम्हारा बाप अक्सर अपनी आयाशी की खातिर हमारे कोठे पर आया करता था, इसीलिए जब उसे तुम्हारी माँ को छोड़ने का कहा गया तो उसने सोचा क्यों ना लगे हाथों पैसा भी बना लिया जाए। उसे तुम्हारी माँ से मोहब्बत तो थी नहीं, वो तो बस वक्ती तौर पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था और निकाह के नाम पर वो ये काम कर चुका था। इसीलिए उसने तुम्हारी माँ को तलाक दी और फिर यहाँ लाकर रेशमा बाई के हाथों फरोख्त कर दिया। तुम्हारे बाप को नहीं मालूम था कि तुम्हारी माँ पेट से है, और ये बात तुम्हारी माँ को भी नहीं पता थी। जब तुम्हारी माँ यहाँ आई तो उस सदमे से निढाल थी। ये बात उस पर किसी कयामत की तरह थी कि जिस शोहर के साथ उसने वफादारी की थी उस शोहर ने उसे बेच डाला था। और रेशमा बाई ने तुम्हारी माँ को ये सोचकर उसके हाल पर छोड़ दिया कि 2-4 दिन में तुम्हारी माँ की हालत संभल जाएगी। लेकिन इन 2-4 दिनों में यह बात खुली कि तुम्हारी माँ पेट से है। रेशमा बाई ने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ का हमल गिर जाए ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी थी। वो ना मानी। उसने ना ही कोई दवा खाई और ना ही बच्चा जाया करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल किया। हर वक्त अपने कमरे में रहती और जाए नमाज बिछा कर न जाने क्या क्या दुआएं मांगती रहती। मेरी उससे बड़ी गहरी दोस्ती होती चली गई थी, पर मैं जान गई थी कि वो नेक है। वो इस गंदगी के दलदल में नहीं फंसना चाहती है, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। 9 महीने तक उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पैदाइश हुई रेशमा बाई ने जबरदस्ती उसे नाचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी माँ दूसरों के बिस्तर तक को न जाती, लेकिन उनके आगे रक्स जरूर करती, क्योंकि अगर वो ये ना करती तो रेशमा बाई तुम्हारा दूध का इंतजाम न करती और तुम भूख से बिलक बिलक कर रोती। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खातिर अपने आप को दूसरों के आगे पेश कर दिया। दिन गुजरते गए, तुम बड़ी होने लगी और फिर पता चला कि तुम्हारी माँ को एड्स हो गया है। क्योंकि तुम्हारे बाप को एड्स था, ये बीमारी वो तुम्हारे बाप से लेकर आई थी। इस बीमारी को तुम्हारी माँ ने गनीमत जाना, क्योंकि सब लोग उससे दूर भागने लगे थे। अब ना ही उसे रक्स की महफिलों का हिस्सा बनाया जाता था और ना ही किसी मर्द के बिस्तर तक जाने के लिए दबाव डाला जाता। तुम्हारी माँ हर वक्त कमरे में बंद होकर इबादत करती है और कुरान पाक की तिलावत करती रहती। कोई तुम्हारी माँ पर जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं था। रेशमा बाई तो खुद उससे मीलों दूर भागती थी। और फिर रेशमा बाई को एक दिन पता चला कि तुम्हारी माँ के पास वो राज है जिसकी वजह से इस कोठे को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। रेशमा बाई ने कई दफा तुम्हारी माँ से कहा कि वो राज मुझे दे दो, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी जुबान ना खोली। यहाँ तक कि वो इस दुनिया से चले गए और जाते जाते वो राज मेरे हवाले कर गए। उसे इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो तुम्हें कुछ बता पाती, लेकिन ये बात रेशमा बाई को नहीं पता चल सकी। उसे यही लगा कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले सारी हकीकत तुम्हें बताई है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। लेकिन यही बात तुम्हारे हक में बेहतर थी कि रेशमा बाई को यही लगे कि वो राज तुम्हारे पास है, इसीलिए मैंने जुबान ना खोली। क्योंकि जब तक तुम उसे राज नहीं दोगी वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम्हें किस गाहक के हवाले नहीं करेगी, ना ही रक्स के लिए मजबूर करेगी, बल्कि हथेली का छाला बना कर रखेगी। वो राज मेरे पास है गुड़िया, जिसके लिए तुम सालों से रोती आई हो, जिसकी वजह से तुम इस कमरे में बंद हो, और जिस राज को जानने के लिए रेशमा बाई तुम्हारे पांव तक धोकर पीने के लिए तैयार है। ये कहकर शब्बो ने जैसे ही अपनी कमीज उठाई तो मेरी आंखें हैरत से खुल गई। मैंने गैर यकीनी से शब्बो को देखा और कहा कि ये क्या है, क्या इसके लिए रेशमा बाई इस कदर पागल है, और तुम ये बात इतने सालों से मुझे क्यों नहीं बताई। शब्बो हंसी और कहने लगी मुझे सही वक्त का इंतजार था और अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि अब हमें इस राज का इस्तेमाल करना है। तुमने रेशमा बाई के मुंह पर थूका है और ये बात उसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। अब तक तो वो जैसे तैसे तुम्हें झेल रही थी, लेकिन अब वो तुमसे इंतकाम जरूर लेगी। जितने गुस्से से वो तुम्हारे कमरे से निकली है, मैं जानती हूँ कि अब खामोश नहीं बैठेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके इंतकाम की भीड़ चढ़ो। इसीलिए तुम उस राज का इस्तेमाल करो और अपने आप को महफूज करो। आज तक इस राज को तुम्हारी माँ ने यहाँ की दूसरी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया, आज तुम्हारी बारी है। तुम्हारी माँ की नेकी तुम्हारे काम आने वाली है। शबो ने अपने कमीज में से कागज का वो एक बड़ा सा टुकड़ा निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारी माँ से जो वादा किया था आज उसे पूरा कर दिया है। मुझे सब कुछ बताकर शब्बो वापस चलेगी और मैं हक्का बक्का सी उस कागज को देखने लगी थी।
वो एक बहुत बड़ा सब नक्शा था और इस हवेली का नक्शा, इस कोठे का नक्शा और इस नक्शे में एक चोर रास्ता था। वो चोर रास्ता जो शायद पुराने वक्तों में बनाया गया था। ये हवेली बहुत पुराने जमाने की थी और इस जमाने में ऐसे चोर रास्ते बनाए जाते थे ताकि दुश्मन से हिफाजत की जा सके। लेकिन इस कोठे पर ये चोर रास्ता उन लड़कियों की मदद करता था जो यहाँ से भागना चाहती थी, जिन्हें धोखे से यहाँ लाया जाता था, अगवा करके या फिर जबरदस्ती पकड़कर। ये नक्शा भी पुराने जमाने का ही था क्योंकि जगह जगह से मिटा हुआ था। शब्बों ने बताया था कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब मेरी माँ ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो उसे ये नक्शा उसी कुरान पाक से मिला था। उस वक्त मेरी माँ को नहीं मालूम था कि ये नक्शा किस चीज का है। मेरी माँ ने ये नक्शा शब्बों को दिखाया तो वो देखते ही पहचान गए कि ये इसी हवेली का नक्शा है। पर फिर इन दोनों ने मिलकर वो चोर रास्ता तलाश कर लिया। शायद ये नक्शा अब तक किसी के हाथ इसलिए नहीं लगा था क्योंकि इस तवाइफ खाने में कुरान पाक को खोलने वाला कोई नहीं था, इसीलिए किसी को फलाह का रास्ता भी नहीं मिल सका था। और जब मेरी माँ ने कुरान पाक को खोला तो उसे कामयाबी का रास्ता मिल गया। मेरी माँ ने यह कामयाबी अपने लिए नहीं चुनी थी क्योंकि उसे तो वैसे ही कोई पूछने वाला नहीं था, ना ही कोई उसका सौदा करने वाला था। अलबत्ता यहाँ से बहुत सी लड़कियां आती थी जिनकी हालत बहुत खराब होती और वो वापस भी जाना चाहती थी। मेरी माँ इस नक्शे पर मौजूद जो रास्ते की मदद से उन्हें रातों रात यहाँ से फरार करवा देती और रेशमा बाई को भनक तक न पड़ती। काफी अरसे तक तो रेशमा बाई दीवानी होती रही। उसकी खरीदी हुई लड़कियां यहाँ से कैसे फरार हो जाती। उसने पहले तक सख्त करवा दिए थे लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माँ उन लड़कियों को निकलवा कर दम लेती और ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा था। ये बात रेशमा बाई को उस वक्त पता चली जब मेरी माँ का आखिरी वक्त चल रहा था। मेरी माँ मरने वाली थी, उस पर किसी तरह की कोई धमकी असर नहीं करती थी। और रेशमा बाई ने बहुत कोशिश की कि वो नक्शा उसे मिल जाए। वो चाहती तो मुझे और मेरी माँ को मारने के बाद इस राज को हमेशा के लिए राज रख सकती थी, लेकिन इस चौरासी की जरूरत रेशमा बाई को खुद भी तो थी क्योंकि अक्सर पुलिस वाले यहाँ आकर रेट मारा करते थे और फिर रेशमा बाई को लाखों रुपए खिलाने पड़ते थे। अगर ये चोर रास्ता रेशमा बाई को मिल जाता तो वो अपने ग्राहकों को इस रास्ते से मौका से फरार करवा कर लाखों रुपए बचा सकती थी। कोठे पर बड़े बड़े नामवर सियासतदान भी आते थे और ये रास्ता उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। इस रास्ते का पता चलना रेशमा बाई को लाख रुपए का फायदा पहुंचा सकता था, इसीलिए उसने मेरी जान नहीं ली थी बल्कि मेरे पाँव धोकर पीने लगी थी। अब ये नक्शा मेरे हाथ लगा था और मुझे उससे फायदा उठाना था। मुझे इस गंदगी के ढेर से निकलना था और कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मेरे ही कमरे से है। जिस शेल्फ में अम्मा के ऊपर आने शरीफ और जाय नमाज रखी थी उसी शेल्फ में से खुफिया दरवाजा खुलता था। वो दरवाजा एक सुरंग नुमा रास्ते से होकर सवेरे से बहुत दूर एक सड़क की तरफ जाकर झाड़ियों के बीच निकलता था। मैंने इस नक्शे को वापस ऊपर आने शरीफ में रख दिया कि जो कोई फलाह पाना चाहेगा तो अपने लिए खुद रास्ता तलाश कर लेगा और खुद इस नक्शे पर बने रास्ते के जरिए से इस हवेली से बाहर निकल आई थी। यह हवेली शहर से काफी दूर जाकर थी, इसलिए जिस रास्ते ने मुझे बाहर निकाला था वह एक सुनसान से जंगल नुमा इलाका था। सालों मैंने एक ही कमरे में गुजारे थे और सालों बाद जब बाहर निकली तो एक जंगल जैसी जगह पर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैं रोड तक पहुंची और फिर एक ट्रक वाले ने मुझे लिफ्ट दी थी। वो जानना चाहता था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे खुद भी मंजिल की खबर नहीं थी। मेरी हालत देखते वो मुझे अपने साथ अपने गाँव लेकर। मुझे पता चला कि ये गुजरावाला का कोई गाँव है। लोग बहुत ही मिलनसार और खुश अखलाक थे। किसी ने ना पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। सबने बस मुझे अपना मेहमान बना दिया। जब मुझे यहाँ 2-4 दिन गुजर गए तो मैंने उस ट्रक वाले की बीवी को अपनी हकीकत कह सुनाई। जब उसे पता चला कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं कहाँ से आई हूँ तो उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया, कहने लगी आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम यहाँ रह सकती हो। उस गाँव का वडेरा एक बहुत बड़ा सियासतदान था और बहुत नेक इंसान था। उस ट्रक वाले ने सारी बात जाकर अपने वडेरे साईं को बताई। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो रेशमा बाई के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे और इंसानी खरीदो फरोख्त के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। रेशमा बाई के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई और मुझे गवाह भी बना दिया गया। लेकिन यह कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है। कुछ दिन हवालात की हवा खाने के बाद रेशमा बाई फिर दोबारा अपने कोठे पर पहुंच गई थी और पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस इंसान को फलाह पानी उसे फलाह मिल सकती है। अगर कोठे पर आने वाली लड़कियां अपनी हालत पर अल्लाह से रुजू करेंगी और कुरान पाक खोलेंगी तो उन्हें उस कोठे से निकलने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने अब इस मामले को अल्लाह और उसके बंदों पे छोड़ दिया है। बस मैंने एक बात सीख ली है कि मुश्किल वक्त में भी अगर इंसान अल्लाह को पुकारे तो मदद वहां से मिलती है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। जहाँ मैंने इस माशरे का इतना बुरा रूप देखा था वहीं ट्रक ड्राइवर उसकी बीवी का एक बहुत खूबसूरत रूप भी देखा था।
अगर बाकर साहब ने हमेशा रेशमा बाई जैसी औरतें हैं तो ट्रक ड्राइवर की बीवी जैसी औरतें भी तो है जो बिना किसी गर्ज के दूसरों की मदद करती है और उन्हें सीने से लगा लेती। वैसे बुराई को ही बयान नहीं करूंगी बल्कि ये जो अच्छाई है मैंने देखी है उसे भी बताऊंगी क्योंकि ये अच्छाई मेरे ही मुल्क में है। आपका क्या ख्याल है, क्या मैंने इस नक्शे को वहीं छोड़कर ठीक किया? क्या कभी कोई लड़की कोठे की जिंदगी से तंग आकर कुरादे पाक खोलेगी और इस नक्शे से मदद लेगी? क्या हमारे मुल्क में ऐसे तवाइफों के लिए कोई कानून नहीं है जो मासूम लड़कियों की खरीदो फरोख्त करती है? क्या बात है हमारे मुल्क में कानून सबके लिए यकसा है? इसका जवाब आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी। देखिए मैं चाहती हूँ कि कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत हो कि फिर कोई किसी की बेटी को बेचने की जुर्रत ना कर सके।